हेलो मेरे दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट क्लासेस के बारे में। एज एन इन्वेस्टर कितने प्रकार के एसेट क्लासेस होते हैं और क्या पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं इन एसेट क्लासेस के, इसके बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए और तभी ही आप एक बेटर इन्वेस्टर बन पाओगे और आगे डिटेल में कुछ सीखे इनके बारे में। उससे पहले मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं YouTube चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। अब मान लीजिए आपके घर में कई प्रकार के गैजेट्स हैं, जैसे फोन, MP3 प्लेयर, टीवी, रेडियो, पोर्टेबल स्पीकर्स, म्यूजिक सिस्टम, लैपटॉप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब कहने को तो ये सारे के सारे गैजेट्स हैं, राइट? लेकिन क्या आपका रेडियो आपके टीवी को रिप्लेस कर सकता है? आई एम श्योर नहीं, क्योंकि रेडियो में सुनाई तो पड़ता है लेकिन टीवी की तरह दिखाई नहीं देता। क्या आपके स्पीकर्स आपके फोन को रिप्लेस कर सकते हैं? आई एम श्योर नहीं, एज फोन के स्पीकर्स में स्पीकर्स जितनी बड़ी आवाज नहीं आती और आप स्पीकर्स पर फोन की तरह किसी को कॉल नहीं कर सकते। लेकिन फोन शायद आपके MP3 प्लेयर और रेडियो को रिप्लेस जरूर कर सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि रेडियो, MP3 प्लेयर और फोन ये एक क्लास ऑफ गैजेट्स है। ठीक वैसे ही आपके पास आपके मेहनत से कमाए हुए पैसे इन्वेस्ट करने के लिए भी कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं इन गैजेट्स की तरह, जैसे FD, PPF, बॉन्ड्स, स्टॉक्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, प्राइवेट इक्विटी, गोल्ड, रेजिडेंशियल होम, कमर्शियल प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह। और अगर आप इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड रहते हैं कि पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, जैसे FD या PPF या फिर बॉन्ड्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, तो एज एन इन्वेस्टर आपको अपने आप से सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछना चाहिए वो ये है कि जिस इंस्ट्रूमेंट में आप पैसे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो कौन से एसेट क्लास को बिलोंग करता है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन एसेट क्लासेस? आसान शब्दों में समझाऊं तो एसेट क्लासेस 5 अलग अलग बास्केट्स है, जहां हर बास्केट में सेम कैरेक्टरिस्टिक वाले इन्वेस्टमेंट्स आते हैं। जैसे अगर हम बात करें FD और PPF की, वैसे ये दोनों है तो अलग अलग इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, लेकिन इन दोनों की कुछ सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे PPF और FD दोनों में रिस्क ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है, प्लस ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स आपको फिक्स्ड रिटर्न्स की गारंटी देते हैं। तो इन दोनों को हम फिक्स्ड इनकम एसेट क्लास वाले बास्केट में कंसिडर करते हैं। एसेट क्लासेस 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 कैश, नंबर 2 फिक्स्ड इनकम, नंबर 3 इक्विटीज, नंबर 4 रियल एसेट एंड नंबर 5 कमोडिटीज। तो आइए अब डिटेल में एक एक करके इन एसेट क्लासेस को समझते हैं और इन्हें समझे उससे पहले अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स जैसे रिटायरमेंट, वेकेशंस, कार खरीदना, किड्स एजुकेशन, इन्हें अचीव कर सकते हैं और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। एसेट क्लास नंबर 1 कैश। कैश का मतलब सिर्फ हार्ड कैश नहीं होता। जो पैसे आपके सेविंग अकाउंट में पड़े हुए हैं उन्हें भी हम एज अ कैश ही कंसिडर करते हैं। कैश इस एसेट क्लास की खासियत ये है कि ये आपको फ्रीडम देता है कोई भी चीज इंस्टेंटली खरीदने की, और यही एक रीजन है कि ज्यादातर लोग कैश होल्ड करना पसंद करते हैं। कई सारे लोगों के अकाउंट में हमेशा काफी ज्यादा कैश पड़ा ही होता है, जस्ट बिकॉज उन्हें ये लगता है कि इमरजेंसी के वक्त काम आएंगे ये पैसे। कैश के फायदों की बात करें तो कैश या कैश इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में रिस्क ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है और कैश सबसे ज्यादा लिक्विड होता है। इससे मेरा मतलब है कि आप जब चाहे उसे विड्रॉ करवा सकते हैं और यूज कर सकते हैं। लेकिन कैश के नुकसान की बात करूं तो इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, और अगर मिलता भी है तो वो इन्फ्लेशन तक को बीट नहीं करता। सो इन शॉर्ट आपके पास कैश आपके इमरजेंसी फंड्स जितना ही होना चाहिए और उससे ज्यादा का कैश आपके लिए कोई वेल्थ क्रिएट नहीं करता। कैश को सेविंग्स कह सकते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं। एसेट क्लास नंबर 2 फिक्स्ड इनकम। हम इंडियंस इस एसेट क्लास से कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं। फिक्स्ड इनकम एसेट क्लास में वो सारे इन्वेस्टमेंट्स आते हैं जिनमें आपका इन्वेस्टेड अमाउंट ज्यादातर
प्रोटेक्टेड रहता है और इन इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न्स फिक्स्ड होते हैं। इस एसेट क्लास में रिस्क या तो होता ही नहीं और होता भी है तो बहुत ही कम। इस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि आप किसी को अपने पैसे उधार दे रहे हैं और इस बात के पूरे चांसेस है कि वो आपके पैसे आपको लौटा ही देगा, फिक्स्ड इंटरेस्ट और फिक्स्ड टेन्योर के बाद। तो जब आप फिक्स्ड डिपॉजिट बनाते हैं, आप असल में इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते, आप बैंक को अपने पैसे उधार दे रहे होते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपका बैंक आपको फिक्स्ड समय के बाद फिक्स्ड इंटरेस्ट के साथ पैसे लौटा देगा। लेट्स लुक एट वन एग्जांपल। मान लीजिए आपने बैंक में 5 सालों का फिक्स्ड डिपॉजिट बनवाया 6% एनुअल इंटरेस्ट रेट पर। अब अगर आप 20% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो टैक्स कटने के बाद आपका नेट रिटर्न बनता है 4.80% और अब अगर इसमें से 6% इन्फ्लेशन को निकाल दे तो रियल रेट ऑफ रिटर्न बनता है -1.2%। और यही अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आपका रियल रेट ऑफ रिटर्न बनता है -1.8%। फिक्स्ड रिटर्न इन्वेस्टमेंट के कुछ और एग्जांपल्स दूं तो इनमें डेट म्यूचुअल फंड्स, एंडोमेंट पॉलिसीज, ईपीएफ, पीपीएफ, एनएससी, बॉन्ड्स, पोस्ट ऑफिस प्रोडक्ट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स, ये सारे इन्वेस्टमेंट्स आते हैं। इस एसेट क्लास में आपका कैपिटल सेफ तो होता है लेकिन इसके रिटर्न्स इन्फ्लेशन को या तो बीट करते ही नहीं या तो आपको बस इन्फ्लेशन जितना रिटर्न ही आता है और इनमें आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो तो होगा लेकिन असल में आपके पैसों की परचेजिंग पावर कम होगी। एसेट क्लास नंबर 3, इक्विटी। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एसेट क्लास है और हमारे देश में अब पिछले कुछ सालों से काफी लोग इस एसेट क्लास में अब निवेश करते हैं। इक्विटी मींस ओनरशिप। तो जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो इसका ये मतलब है कि आपने किसी बिजनेस में ओनरशिप ले ली। फॉर एग्जाम्पल, जब आप टीसीएस या एचडीएफसी बैंक के स्टॉक्स खरीदते हैं तो आप उस बिजनेस में आपके स्टॉक्स के प्रोपोर्शन में ओनर बनते हैं और जिस कंपनी के आपने स्टॉक्स खरीदे हैं वो कंपनी जब बड़ी बनती है तो आपका कैपिटल जो आपने इन्वेस्ट किया है उसकी वैल्यू भी बढ़ती है। लेकिन इक्विटी में इन्वेस्ट करने का एक प्रॉब्लम है कि बिजनेस को बड़ा बनने के लिए समय लगता है और उस दौरान बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं जिसके कारण स्टॉक्स की प्राइस कभी ज्यादा तो कभी कम भी होती है। कई सारे लोग जो वेल्दी बनते हैं वो ज्यादातर इक्विटी में इन्वेस्ट करके ही बनते हैं। इक्विटी इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही होता है। इक्विटी इस एसेट क्लास के कुछ एग्जांपल्स दूं तो वो है स्टॉक्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड्स। एसेट क्लास नंबर 4, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट जैसे कि हम सब जानते हैं फिजिकल स्पेस या फिजिकल स्ट्रक्चर होता है जैसे लैंड, रेजिडेंशियल फ्लैट, कमर्शियल प्रॉपर्टी। या तो इन स्पेस में आप रहते हैं या तो बिजनेस करते हैं। अब आपको रियल एस्टेट में निवेश करना चाहिए या नहीं ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है जिसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे। लेकिन रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक बहुत ही बड़ी रकम की डाउन पेमेंट देनी पड़ती है प्लस लोन भी लेना पड़ता है और पिछले कुछ सालों की बात करें तो डीमोनेटाइजेशन, रेरा और जीएसटी के कारण रियल एस्टेट के दाम कई शहरों में कुछ ज्यादा नहीं बढ़े हैं। एज किसी भी देश के गवर्नमेंट की यही कोशिश होती है कि घर खरीदना एक आम इंसान के बस में होना चाहिए और शायद इसीलिए गवर्नमेंट रियल एस्टेट के प्राइसेस को इनडायरेक्टली कंट्रोल करती है। एसेट क्लास नंबर 5, कमोडिटीज। कमोडिटीज मतलब फिजिकल गुड्स जिन्हें आप खरीद या बेच सकते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, राइस, ऑयल एक्सेट्रा। और कमोडिटीज की प्राइस उनके डिमांड या सप्लाई पर डिपेंड करती है। गोल्ड और सिल्वर के अलावा कमोडिटीज में सिर्फ ट्रेडिंग ही होती है और इन्वेस्टमेंट नहीं। अब एक कॉमन मैन ऑयल, राइस इनमें इन्वेस्ट तो नहीं कर सकता। सो फ्रेंड्स, इनमें से किस एसेट क्लास में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? तो इसका जवाब सिंपल है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं और आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या है। और ये सारा कुछ आप समझ सकते हैं जब आपको पता होगा कि आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या है और कैसे आप इन फाइनेंशियल
फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको इन गोल्स को अचीव करने के लिए। और अगर आप भी अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स जैसे वेकेशंस, कार खरीदना, घर खरीदना, रिटायरमेंट इन्हें अचीव कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। तो आइए अब कंपेयर करते हैं इन 5 एसेट क्लासेस को इन पैरामीटर्स की मदद से। रिस्क की बात करें तो कैश और फिक्स्ड इनकम में रिस्क कम या ना के बराबर होता है, लेकिन इक्विटी, रियल एस्टेट और कमोडिटीज में ज्यादा होता है। लिक्विडिटी की बात करें तो कैश, इक्विटी और फिक्स्ड इनकम में लिक्विडिटी ज्यादा होती है, लेकिन कमोडिटीज और रियल एस्टेट में लिक्विडिटी कम होती है। और रिटर्न और वॉलेटिलिटी की बात करें तो कैश और फिक्स्ड इनकम के रिटर्न्स इन्फ्लेशन से कम या इन्फ्लेशन के बराबर होते हैं, लेकिन रियल एस्टेट, कमोडिटीज और इक्विटी के रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन से ज्यादा के होते हैं और शॉर्ट टर्म में ज्यादा वॉलेटाइल भी होते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने जरूर मिला, और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके मुझे मोटिवेट जरूर कीजिएगा और भी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। ज्वाइन कीजिए यूट्यूब चैनल मेंबरशिप, जहां हम शेयर करते हैं एक वेल रिसर्च स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। चैनल ज्वाइन करने की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। और अब तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, तो आपको हमारे हर संडे और थर्सडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पे। एंड फाइनली, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।